नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर का सेशन आगे बढ़ाते हुए वीकली करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुका हूं। ये पार्ट 2 में दूसरे वीक के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीकली करंट अफेयर इस नए साल से शुरू किया गया है, तो पहले वीक का करंट अफेयर भी रिवाइज करा दिया गया है। जो लोग वीकली करंट अफेयर ही केवल फॉलो करते हैं वो वीकली भी देखा करेंगे, और जो लोग डेली देखते हैं उनको भी वीकली देखना है। मात्र 20 से 25 मिनट में आप लोग पूरे के पूरे सप्ताह भर का रिवीजन कर लोगे क्विकली, तो ये इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आप लोग की डिमांड पर करंट अफेयर का डेली, वीकली और मंथली ये तीनों सीरीज कंटिन्यू की जा रही है। तो आई होप आप सभी लोग इन सबको प्यार और सपोर्ट अपना देंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जनवरी से 14 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और हमेशा की तरह आपको क्विज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो क्विज और पीडीएफ इसका आप एमजेटी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विज दी जाती है, तो आप लोग जाकर के इसको सॉल्व कर लिया करो। पिछला वाला वीक का भी अवेलेबल है, आप जाकर के इसको सॉल्व कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया। पर्पल फेस्टिवल ये देश का पहला आयोजित किया गया, और ये खास करके दृष्टिबाधितों के लिए था, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए था, और ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम समाज में जोड़ने के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया 6 से 8 जनवरी 2023 तक। इसका पूरा नाम था पर्पल फेस्ट 2023 सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिवोल्यूशनरीज लॉन्च की गई? तो दोस्तों, रिवोल्यूशनरीज जो पुस्तक है इसको लिखा संजीव सान्याल ने। इस हफ्ते में बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, इस वजह से ये पुस्तकें और लेखक का क्वेश्चन लेकर के मैं एंड में सभी का लिस्ट दिखा दूंगा, जिससे आपको सब एक साथ याद हो जाए। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। पूरा आपको इस महीने में अभी तक जितने भी आए हैं सब याद करवा दिया जाएगा। तो रिवोल्यूशनरी जो बुक है इसको फिलहाल लिखा है संजीव सान्याल ने। ये कुछ पुस्तक की तस्वीरें हैं और स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की भूमिका के बारे में इसमें बताया गया है। संजीव सान्याल की और पुस्तकों की अगर बारे में बात करें तो इनकी और पुस्तकें आई हुई हैं, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, द ओशियन ऑफ चूर्ण, इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है। अगला, हाल ही में कहां पर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों, भारत में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हैदराबाद टू होस्ट फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस ऑन फरवरी 11 फरवरी को ये आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक होता है फार्मूला F1, वो F1 रेस नहीं है, ये F1 का ही छोटा भाई समझो। ये फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद के बारे में आप जानते ही हो, हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड भी जीता हुआ है अवार्ड, और भारत की ट्री सिटी का भी अवार्ड ये जीत चुका है। भारत की इकलौती ऐसी सिटी है जिसको 2 बार इसमें लिस्ट किया गया था। ठीक है, इससे पहले अगर भारत की बात करें तो भारत 2013 में भी एक बार बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट में फार्मूला 1 इंडियन ग्रां प्री का आयोजन कर चुका है। तो हैदराबाद 11 फरवरी को पहली बार करेगा। अगला, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? तो ऑब्वियस सी बात है, बंधन यहाँ पर मिल जा रहा है आपको टर्म, तो इसको बंधन बैंक ने ही किया होगा। बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया अपने कस्टमर के बीच में ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली आप जानते हो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, अभी अध्यक्ष नहीं है। अभी कौन है? रोजर बिन्नी है। अभी रोजर बिन्नी है अध्यक्ष, तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। फिलहाल बंधन बैंक की बात करें तो 2001 में स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अनूप कुमार सिन्हा जी इसके चेयरमैन हैं, लेकिन एमडी और सीईओ जो कि ज्यादा पूछा जाता है वो है चंद्रशेखर घोष। अगला, एशिया प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, इसके संघ के यूनियन के अध्यक्ष बन गए हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अप्पू भी कहा जाता है। अभी 13वीं एपीपीयू कांग्रेस आयोजित हुई थी बैंकॉक में, थाईलैंड में, वहां पर महासचिव के रूप में इनको चुना गया था। तो इनको अगले 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अगला, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं एम प्राणेश। भारत में अब टोटल ग्रैंड मास्टर की संख्या हो गई है 79वें ये हैं एम प्राणेश। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
ठीक है, इन्होंने 2500 AELO रेटिंग प्राप्त कर ली है। और जैसा कि आपको हमेशा बताता हूं, 2500 से ज्यादा अगर कोई रेटिंग प्राप्त कर लेता है फाइड में ELO की, तो उसे ग्रैंड मास्टर की पदवी दे दी जाती है। ऐसे में भारत में पुरुषों में 79 ग्रैंड मास्टर अब तक हो चुके हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है? डी गुकेश। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के ही हैं लेकिन अमेरिकी हैं, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर में रेटिंग कौन हासिल किया हुआ है? तो आप बताएंगे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं और सबसे ज्यादा उनकी रेटिंग, उनके नाम रिकॉर्ड है। 2882 पॉइंट तक वो एक बार पहुंचे थे, हालांकि अभी 2829 के आसपास में है। रेटिंग बढ़ती घटती रहती है, ठीक है ना। 2500 एक बार आप पार लिए तो फिर आपको ग्रैंड मास्टर का पद भी तो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आप आगे भी जा सकते हो, उसके बाद रेटिंग आपकी गिर भी सकती है। फिलहाल पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 78वें बने थे अभी कौस्तुभ चटर्जी पश्चिम बंगाल के, 77वें आदित्य मित्तल, 76वें प्रणव आनंद, 75वें वी प्रणव बने थे। क्लियर। हाल ही में केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, द रेजिस्टेंस फ्रंट या कहें कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में मोस्टली एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर आप टाइम्स नाउ का आर्टिकल भी देख पाएंगे, सेंटर डिक्लेयर्स टीआरएफ एज ए टेररिस्ट आउटफिट। इसको केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत घोषित किया है। टीआरएफ 2019 में लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का काम करता है, आतंकवाद फैलाने का काम करता है। अगला, अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश किसे चुना गया? तो अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस बार की थीम कंट्री है दोस्तों स्पेन। स्पेन को थीम कंट्री चुनी गई है। स्पेन टू बी इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर्स थीम कंट्री, ठीक है। यहाँ पर मैं आर्टिकल इसलिए दिखाता हूं जिससे आपको एक विश्वास मिल जाए कि जो भी जानकारी, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और उसको बड़े से बड़े न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। इस वजह से वो इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी कंटेंट मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की। तो इस बार 46वां संस्करण होगा। स्पेन को थीम कंट्री चुना गया है। इस पुस्तक मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जाएगा। कब से कब तक? 31 जनवरी से 12 फरवरी तक। कहां पर? कोलकाता में सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड में। अगला, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किया गया? तो दोस्तों, केरल में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किया गया है और इसने एक नया रिकॉर्ड भी सेट कर लिया है, दुनिया के सबसे लंबे एक शांति संदेश वाले दीवार बनाने का। तो इसने यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं। सार्वजनिक, सबसे बड़ी सार्वजनिक कला परियोजना के तहत 10 फीट ऊंची दीवार है, सीमेंट और रेत के साथ बनी है और इसमें म्यूरल चित्र बने हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया है। तो द वॉल ऑफ पीस सबसे बड़ी सार्वजनिक कला परियोजना का रिकॉर्ड बना चुकी है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अभी मणिपुर के दौरे पर गए हुए थे। वहां पर इन्होंने 120 फीट ऊंची पोलो खेलते हुए एक खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो आप यहां पर तस्वीरों में देख पाएंगे। एक्चुअली में पोलो का जन्मदाता माना जाता है मणिपुर। देखो, कुछ लोग इसको ग्रीस मानते हैं, पोलो का जन्मदाता देश ग्रीस मानते हैं, लेकिन हमारे भारतीय लोग इसको मानते हैं कि मणिपुर में पोलो खेल का जन्म हुआ था। तो इसी वजह से पोलो में इसको याद करते हुए यहाँ पर करते हैं। वैसे भी हम लोग ना कि चीजें हमारे यहाँ बहुत पहले ही सब चीजें रहती हैं, लेकिन जो कोई अगर अंग्रेज बोल देता है तो हम लोग मानते हैं हाँ ठीक है, उन्होंने ही सब पहले जन्म दिया होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों में आप देखोगे। तो फिलहाल पोलो को तो हम लोग एज ए इंडियन मानेंगे कि भारत ही जन्मदाता है और मणिपुर में पोलो का शुरुआत हुआ था। पोलो एक गेम है, वैसे घोड़े पर बैठ करके खेला जाता था। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत में और उन्हीं की याद में हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हर साल एक आयोजन भी, एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है, एक महोत्सव भी आयोजित किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर। इस बार वाला जो आयोजित किया गया वो 17वां संस्करण था और वो इंदौर में आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, जो कि एक दिन पहले और एक दिन बाद तक चलता है। यानी जैसे 9 को प्रवासी भारतीय दिवस है ना, तो 8 को शुरू होगा, 8, 9 और 10 को आयोजित तक होगा, यानी 3 दिवसीय होता है। इस बार की थीम रखी गई है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस अमृतकाल।
इसको ज्यादा टाइम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप याद कर लेना, कहीं से भी इसमें बन सकता है क्वेश्चन। गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। सूरीनाम के गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट अतिथि थी। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। चलो आगे, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो वो बन गया है दोस्तों केरल। देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरला बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। केरल ने यह कहा है कि उसके सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटाइज कर दिया गया है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पोलमपारा ग्राम पंचायत के बारे में बताया था, जो देश का पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव बना था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो पिनरई विजयन है, इनका जो चुनावी क्षेत्र है, उस चुनावी क्षेत्र में हर एक ग्राम सभा में एक पुस्तकालय स्थापित हो चुका है। ये भी एक नया रिकॉर्ड है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश ने कितने दिनों के लिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने अगले 100 दिनों के लिए यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन शुरू किया है। यहां पर आप देख पाओगे 100 डे यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन, ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले ये अभियान शुरू करके शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाया जाएगा, यानी उनमें सारी सुविधाएं, साफ सफाई, स्वच्छता, एयर क्वालिटी, सारा कुछ बढ़ाया जाएगा। क्योंकि भाई इन्वेस्टर आ रहे हैं तो वो जब देखेंगे स्थिति तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो कहेंगे यहाँ पर सरकार जब उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो किसको देख के इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है। अगला, कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव दोस्तों हर बार गुजरात में ही आयोजित किया जाता है। गुजरात का बहुत ही फेमस ये त्योहार होता है, महोत्सव होता है। दुनिया भर के लोग आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया जाता है। देखो यहाँ पर 68 कंट्रीज के 125 से ज्यादा काइट फ्लायर्स जो है वो आए थे, हिस्सा लिए इसमें। जैसे ये मकर संक्रांति होता है ना, तो मकर संक्रांति के अवसर पर सभी लोग पतंग उड़ाते ही हो, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ का समझ लो कि मेन त्योहार है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात का, ठीक है। वहीं से शुरुआत हुई समझ लो। इस बार की थीम रखी गई थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके, तो अहमदाबाद में 1989 से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे गुजरात के अलग अलग कई शहरों में आयोजित किया जाता है। और एक और जानकारी, स्टैटिक से भारत में पतंग लाने के लिए फाहियान और ह्वेनसांग को जिम्मेदार माना जाता है। अगला, हाल ही में किसे पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अदार पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला अवार्ड इनको मिला है, पूनावाला गेट्स पतंग राव कदम अवार्ड, ठीक है। तो इनको कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए, क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, ठीक है, अदार पूनावाला, तो इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा कोविशील्ड को लेकर के, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये पतंग राव कदम जी के नाम पर दिया गया है, जो कि भारत के एक राजनेता हुआ करते थे। दोस्तों एक और जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए, स्टैटिक जेके की ई-बुक लाई गई है। बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोग की, बहुत ज्यादा आप लोग इसको ढूंढ रहे थे, ये कंटेंट मिल नहीं रहा था आप लोग को। तो सारा जगह कंटेंट, सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको पढ़ करके जाना चाहिए एग्जाम में, उन सबको कंपाइल करके एक ई-बुक आपके लिए तैयार की गई है। ये ई-बुक है, ई-बुक बोले तो PDF फॉर्मेट में होगी और आपको रीडिंग करना है मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, ठीक है। आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, A4 साइज में इसको बनाया गया है, तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। लेकिन ये ऑफलाइन बुक फिजिकल कॉपी की तरह नहीं है, पिछली वाली किताब की तरह, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो पूछते हैं सर ये कब तक घर पर पहुंचेगी वगैरह वगैरह। तो देखो ये व्हाट्सएप पर ही आपको भेज दी जाएगी। आपको व्हाट्सएप पर ही पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है इसी पर, और इसी पर आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। इसमें हर एक चीजें हैं जो चीजें आपको पढ़ के जानी चाहिए एग्जाम में। आप लोग ढूंढते रह जाओगे, सभी चीजें आपको किसी एक किताब में नहीं मिलने वाली है, इसलिए इसको आपको आपके लिए बनाया गया है खास तौर से। बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड थी और ये आसानी से याद हो जाए, इसलिए प्रत्येक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसी चैप्टर के नीचे जस्ट। इसके अलावा इमेजेस, एनिमेशन वगैरह यूज करके आपको अट्रैक्टिव बना करके इसको प्रेजेंट किया गया है। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो अमेरिका में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। मनप्रीत मोनिका सिंह ये हैं और इन्होंने अभी हाल में फर्स्ट फीमेल सिख जज होने का रिकॉर्ड बनाया है अमेरिका में। क्लियर। अगला, सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है दोस्तों हनेडा हवाई अड्डा, ये जापान का है।
जापान के टोक्यो में है हनेडा एयरपोर्ट, और ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की लिस्ट में टॉप पर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के भी 2 एयरपोर्ट टॉप 10 में शामिल हुए हैं। कौन कौन सा? एक तो बेंगलुरु का है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, एक दिल्ली का है, दिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोनों को शामिल किया गया है, लेकिन दूसरे स्थान पर है कैंपेगौड़ा वाला बेंगलुरु का, ठीक है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7वें नंबर पर है, फर्स्ट पर जापान का है। क्लियर? तो ये 3 आपको याद रखना है। अगला, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में सेवा क्षेत्र में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये अभी सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, उसमें सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में टॉप किया है इसने। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 23 अक्टूबर 1989 को इसकी स्थापना की गई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। कांदीकुप्पा श्रीकांत इसके वर्तमान में महासचिव हैं। अगला, भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कब तक तैयार किया जाएगा? तो ये तैयार हो जाएगा दोस्तों 2024 तक। ओडिशा में ये बनकर के तैयार होगा। यहाँ पर देखो आप आर्टिकल है, रेडी बाई अक्टूबर 2024। तो मनसुख मंडाविया जी ने इसे अनाउंस किया है। मनसुख मंडाविया क्या है, कमेंट करके मुझे बताओ आप। इंडिया का पहला ये कोल गैसिफिकेशन बेस्ड कल्चर फर्टिलाइजर प्लांट होगा, ओडिशा में स्थापित होगा। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के लिए थीम क्या जारी की है? तो 2023 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो आप जानते हो ना, 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग, तो इसकी थीम क्या चुनी गई है? इसकी थीम चुनी गई है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये थीम डिसाइड की गई है। देखो थीम 1 महीने पहले ही डिसाइड हो जाती है कि अब की बार हम लोग किस पर फोकस रहने वाले हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सबको पता है दोस्तों, 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की थी सीवी रमन जी ने, इस वजह से हम लोग मनाते हैं। आगे चल करके इसी खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल भी मिला था। ठीक है, तो भारत सरकार 1986 से यह दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। इस बार की थीम ये होगी, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किसने हॉकी की गेंदों से दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई? तो इसको बनाई है दोस्तों सुदर्शन पटनायक ने। सुदर्शन पटनायक पद्मश्री से सम्मानित एक बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं। सैंड आर्टिस्ट वो होता है जो सैंड पर आर्ट बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में हॉकी की गेंदों से, हॉकी की 5000 गेंदों से एक हॉकी स्टिक बनाई है। अब इन्होंने हॉकी स्टिक क्यों बनाई है? क्योंकि दोस्तों भारत में शुरू हो चुका है हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत के उड़ीसा राज्य में 2 शहरों में, भुवनेश्वर और राउरकेला में, भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जा रहा है। राउरकेला में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, राउरकेला में ही एक स्टेडियम भी बना है, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, जिसका भी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही नवीन पटनायक जी ने उद्घाटन किया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ मूल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले एशिया की पहली फिल्म कौन बनी? वो बन गई दोस्तों RRR। ये बहुत ही अच्छी खबर आई अभी। सर्वश्रेष्ठ मूल सॉन्ग, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी की, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है RRR ने, और ये एशिया की पहली फिल्म बन गई। भारत की फिल्म तो है ही, एशिया की भी पहली फिल्म बन गई है ऐसा अवार्ड जीतने वाली गोल्डन ग्लोब में। ठीक है, ऑस्कर तो हम लोग जीते थे, लेकिन गोल्डन ग्लोब अभी तक नहीं आया था बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी में। इसको 2 कैटेगरीज में दोस्तों नॉमिनेट किया गया था, जिसमें एक में इसने जीत लिया है। दूसरी कैटेगरी थी सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म की, जिसको अर्जेंटीना 1985 ने जीता। वैसे RRR ने इससे पहले भी एक अवार्ड जीता था, कुछ दिन पहले ही न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में राजामौली, जो कि इसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हेनले पासपोर्ट के द्वारा नई रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत है दोस्तों 85वें स्थान पर। भारत अब आ गया है 85वें पर, पहले 87वें पर था पिछली बार। ठीक है ना, अब 85वें पर आ गया है। इसके अनुसार भारत अब 59 देशों में वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकता है। ये रही लिस्ट टॉप 10 की। ठीक है, और भारत है किस स्थान पर? 85वें स्थान पर। ठीक है, टॉप पर जापान है जो 193 देशों में वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त करता है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दूसरे पर है। जर्मनी और स्पेन तीसरे पर है। वीजा फ्री एक्सेस क्या होता है, कैसे पासपोर्ट इंडेक्स जारी की जाती है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो दी है, आप उसको देख सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पर है, और लास्ट में है अफगानिस्तान। अगला, किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है?
तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड के गवर्नर जो हैं उन्होंने वहां के एक राज्य के विधेयक था जिसमें 30% महिला आरक्षण की बात की गई थी, उसको मंजूरी दे दी है। ये हैं वहां के गवर्नर, नाम है इनका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक, अगला, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहां शुरू हुआ? तो दोस्तों ये आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू हुआ है। आईआईटी चेन्नई काट दीजिएगा, चेन्नई मद्रास चेन्नई का ही पुराना नाम है। आईआईटी मद्रास जो है यहाँ पर सारंग 2023 शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आईआईटी मद्रास एनुअल कल्चर फेस्टिवल है ये सारंग। इसमें दुनिया भर के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और 100 से ज्यादा इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 80,000 से ज्यादा इसमें लोग आते हैं और भारत के 500 कॉलेजेस से ज्यादा लोग इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस बार फिलहाल 3 सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2019 के बाद से आयोजित नहीं हो पाया था। अगला, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में रोज क्रिस्टियन को नियुक्त किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में गैबॉन ने अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में रोज क्रिस्टियन को नियुक्त किया है। गैबॉन, रोज क्रिस्टियन, ओसुका रेपोंडा इनका पूरा नाम है। इन्होंने फर्स्ट एवर फीमेल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अली बोंगो, इन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। कुछ दिन पहले मैंने इनके बारे में भी बताया था, अली बोंगो के बारे में भी। ठीक है, ये पहले दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जब प्रधानमंत्री थी तब भी ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है तो ये पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, हालांकि अब प्रधानमंत्री बन गए हैं एलन क्लाउड बिलीबॉयनेज। अगला, पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2023 को कहां से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े नदी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। ये वाराणसी में हरी झंडी इन्होंने दिखाई। वाराणसी से चल करके डिब्रूगढ़ तक जाएगी। कहां तक? डिब्रूगढ़ तक। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से असम तक की ये गंगा विलास परियोजना के तहत लग्जरी क्रूज सेवा होगी। 3200 किलोमीटर का सफर ये तय करने वाली है। आर्टिकल देख लीजिए, ये आर्टिकल है आपके सामने। तो एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की यात्रा कराएगा। 25 से ज्यादा नदियों से होकर के गुजरेगा। अगला, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, शांति कुमारी ये आईएएस ऑफिसर हैं। ये 1989 बैच की आईएएस हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है। ये सोमेश कुमार की जगह पर आई हैं जो कि अब आंध्र प्रदेश चले गए हैं। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 शुरू हुआ? तो भारत और जापान के बीच में पहला वायु अभ्यास शुरू हुआ है वीर गार्जियन के नाम से, भारत और जापान के बीच। ठीक है, देखो अभी तक आपने सुना था भारत और जापान के बीच में थल सेना अभ्यास सुना होगा, नौसेना अभ्यास सुना होगा, वायुसेना का अभ्यास अभी तक नहीं हुआ करता था, लेकिन अब से वीर गार्जियन नाम से होगा वायुसेना अभ्यास। थल सेना अभ्यास जो होता था धर्म गार्जियन के नाम से, नौसेना अभ्यास होता था जिमेक्स के नाम से। जिमेक्स बोले तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये दोनों जो पिछला हुआ है इसको भी आप याद रखोगे। बेलगावी में एक हुआ था धर्म गार्जियन फरवरी में और जिमेक्स हुआ था बंगाल की खाड़ी में सितंबर में। तो पहला संस्करण है वीर गार्जियन का, 16 तारीख से 26 जनवरी तक ये चलेगा। क्लियर? चलिए, अब ये तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके वीकली करंट अफेयर के। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि लास्ट में हम लोग बुक की बात करेंगे, जितने भी बुक्स और उनके अथर आए हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो देखिए, स्पेयर को लिखा है जे.आर. मोहरिंगर ने, ये प्रिंस हैरी पर लिखी गई है पुस्तक। जादूनामा पुस्तक ये जावेद अख्तर पर लिखी गई है, इसको लिखा है अरविंद मोंडलोई ने। अनजान साक्षी नाम की पुस्तक प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा और रोलर कोस्टर नाम की बुक लिखी है तमाल बंदोपाध्याय ने। अंबेडकर एलाइव नाम की पुस्तक आई, शशि थरूर ने इसे लिखा। रिवोल्यूशनरीज संजीव सान्याल की पुस्तक है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई की पुस्तक। और फोक्स इन द रोड ये सी रंगराजन ने लिखा। फिट एट एनी एज ये लिखा एयर मार्शल पीबी अय्यर ने। और द इंडियन नेवी एट 75 लिखा रणजीत बी रॉय और अरिता बनर्जी ने। क्लियर? तो ये थे वीकली करंट अफेयर के रिवीजन क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करके जाइएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको हर बार की तरह फ्री में प्रोवाइड की जाएगी एमसीटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए और क्विज भी जाकर के सॉल्व कर लेना। पिछली वाली भी क्विज सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मंथली डेली सब कुछ का क्विज मिलेगा,
क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। और अगर आप हमारे कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं या कोई से भी ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से प्राप्त कर पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।